हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आप सबका द केएचएन इंडियन अकेडमी में स्वागत है। तो इस क्लास में हम देखेंगे MJPRU यूनिवर्सिटी के लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के सिलेबस का ओवरव्यू देखेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ बुक्स भी बताऊँगा आपको, ठीक है, हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी और इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए भी, जो कि आपके सेमेस्टर में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। अगर इन फ्यूचर आप वहाँ पे एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। आप इन डेप्थ वहाँ पे कंसेप्ट भी समझ सकते हैं और तैयारी भी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट समझते हैं। हम यहाँ पे बात करेंगे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट होता है कि किसी भी दो व्यक्तियों के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, कोई भी लेन देन होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हम कहते हैं, ठीक है। जनरल सेंस में यही होता है। बाकी जब हम इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, इन डेप्थ टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ेंगे, तो हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ कि ये व्यक्ति हो गया ए और दूसरा व्यक्ति हो गया बी। ए के पास क्या है, रुपीज़ है, और बी के पास क्या है, कार है। ए को कार चाहिए, तो ए ने प्रस्ताव रखा बी के पास कि मुझे आपकी कार चाहिए किसी पर्टिकुलर अमाउंट पे। सपोज 2 लाख रुपीज़ में मेरे को आपकी कार चाहिए। तो ये क्या करा, ए ने रखा, प्रस्ताव रखा, ऑफर रखा। बी ने कहा ठीक है, आप मेरी कार खरीद लो 2 लाख रुपए में। तो बी ने क्या करा, उसके प्रस्ताव की स्वीकृति कर ली। और इनके बीच में क्या होता है, कुछ प्रतिफल होता है, कंसिडरेशन होता है। जैसे बी को क्या मिलेगा, भैया बी को मिलेंगे रुपए, और ए को मिलेगा, ए को मिलेगी कार। तो ये क्या होता है, ये जो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो ट्रांजैक्शन होते हैं, उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ये आपका हर जगह लागू होता है। जैसे कि आप पेन लेने गए, पेंसिल लेने गए, ब्रेड लेने गए, ठीक है, बुक लेने गए, ठीक है, कुछ भी लेने जाते हो आप। जैसे किसी आप इनफैक्ट आप अपने फ्रेंड से भी कोई ट्रांजैक्शन करते हो कि 2 दिन के लिए बुक ले लेते हो आप, ठीक है। तो इस टाइप के ट्रांजैक्शन भी होते हैं, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में होता है। तो जैसे जैसे हम सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, हमें और ज़्यादा इसकी इमेज क्लियर होती चली जाएगी। तो फिलहाल देखते हैं सिलेबस में क्या क्या रहता है। जैसे कि यूनिट 1 है, इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी रहेगा। जैसे कि पहला कहता है मीनिंग एंड नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और इसके क्या क्या नेचर होता है, क्या क्या इसके तत्व होते हैं, क्या क्या एसेंशियल इसमें होते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे इस क्लास में। फिर आता है ई कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट आमने सामने ही बैठ के या फिर जो है लिख कर ही हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकता है। जैसे कि मैं आप व्हाट्सएप पर जो है मैं आपको कांटेक्ट कर लूँ कि मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, मुझे आपकी कार 2 लाख में चाहिए। आपने व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर दिया, ठीक है आप मेरी कार 2 लाख में ले सकते हो। तो क्या वो कॉन्टैक्ट माना जाएगा? क्या मैं जीमेल पे या फिर ईमेल पे मैं बना सकता हूँ कॉन्टैक्ट, ठीक है, या फिर डिजिटली जो कॉन्टैक्ट होती सर्विस होती है, क्या मैं उसको ऑप्ट करके मैं कॉन्टैक्ट बना सकता हूँ? तो ये उसकी बात ये करता है। तो इस क्लास में हम वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है आपका ऑफर की। हम बात करेंगे कि ऑफर क्या होता है, प्रपोजल क्या होता है। जैसे कि ए व्यक्ति ने कहा ना कि मुझे आपकी कार चाहिए 2 लाख रुपए में, तो ये होता है आपका ऑफर, ये प्रस्ताव रखा है उसने। तो प्रस्ताव क्या होता है, ऑफर क्या होता है, डेफिनेशन क्या है वो देखेंगे इसमें। कम्युनिकेशन की कब माना जाएगा कि इसने अपने ऑफर का कम्युनिकेट कर दिया, संचार कर दिया है बी को। तो कम्युनिकेशन को लेके भी काफ़ी कंफ्यूजिंग, काफ़ी सारे रूल्स हैं इसमें, वो भी देखेंगे हम इसमें। रेवोकेशन, तो ए ने कहा बी से कि मुझे आपकी कार चाहिए 2 लाख रुपए में, ठीक है, ऑफर कर दिया है। अब ये चाहता है कि अब इस ऑफर को ख़त्म करना चाहता है। ए कहना चाहता है कि ठीक है, नहीं, मैंने अपना माइंड बदल लिया, मैं आपकी कार नहीं खरीदना चाहता। तो रेवोकेशन हो सकता है। अगर हो सकता है तो कब हो सकता है, ये सब इसमें हम पढ़ेंगे। जनरल और स्पेसिफिक ऑफर हम पढ़ेंगे। जनरल ऑफर क्या हो गया, जो कि सबके लिए ऑफर होता है। स्पेसिफिक जो कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए होता है। जैसे कि ए ने बी से कहा कि मुझे आपकी कार 2 लाख रुपए में चाहिए, तो ये क्या है, ये एक स्पेसिफिक ऑफर है, ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ बी के लिए है। यहाँ पे सी आके ये नहीं कह सकता ठीक है आप मेरी कार ले लो, ठीक है। यहाँ पे किसके लिए ऑफर है, ए ने सिर्फ और सिर्फ बी के लिए ऑफर रखा है। तो इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक ऑफर। एक होता है जनरल ऑफर, कि ये क्या होता है कि ए ने ओपनली कह दिया कि जो भी मुझे कार लेकर आएगा मैं उसको 2 लाख रुपए तक दे दूंगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये ऑफर ओपन रखा है सबके लिए। जनरल ऑफर है कि कोई भी आए, ए बी आए, सी आए, डी आए, या फिर कोई भी आए, ए टू जेड कोई भी आए, वो अपनी कार लेकर आता है तो वो 2 लाख रुपए उसको दे देगा। तो ये होता है जनरल ऑफर, है ना। फिर इसमें हम पढ़ेंगे एक्सेप्टेंस, स्वीकृति, कि बी ने उसको स्वीकार कर लिया। अब उसकी डेफिनेशन क्या है, उसमें क्या क्या तत्व आते हैं, कि एलिमेंट्स क्या क्या है, उसकी हम बात करेंगे। कम्युनिकेशन की बात करेंगे कि कैसे कब मानेंगे कि उसने उसको स्वीकृति को वहाँ पे संचार कर दिया है उसका।
रेवोकेशन की बात हुई क्या, जो किसी ने स्वीकृति करी है कि ठीक है मैं आपकी कार खरीदूंगा या फिर अपनी कार बेच दूंगा, तो क्या उसको वो रिवोक कर सकता है, वापस ले सकता है, या फिर ले सकता है तो कब तक ले सकता है, क्या समय रहेगा उसके पास अपने जो है स्वीकृति को वापस लेने का। ठीक है, प्रोविजनल एक्सेप्टेंस पढ़ेंगे, टेंडर्स वगैरह ऑप्शंस वगैरह पढ़ेंगे। तो जो आपके टेंडर्स होते हैं, नीलामी वगैरह होती है, वो सब हम देखते हैं कि उनका क्या क्या स्थिति रहती है कॉन्ट्रैक्ट में। तो ये आपका यूनिट 1 कंप्लीट होती है। यूनिट 2 में क्या आता है, इसमें आपका प्रतिफल की हम बात करेंगे। ठीक है, जो कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन क्या होता है कि ए को क्या मिला है, ए को मिल रही है कार, और बी को क्या मिल रहा है, बी को मिल रहे हैं रुपीस, अमाउंट मिल रहा है। तो क्या होता है कि प्रतिफल होता है कि जब दो जने ट्रांजैक्शन करते हैं तो दोनों को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, भले ही वो पैसे हो या फिर वो गुड्स हो, कार हो, या फिर वो सर्विस भी हो सकती है। जैसे कि ए कहता है बी से कि मैं तुमको जो है 20 रुपये दूंगा, तुम मुझको झूला झूला दो। ठीक है, नुमाइश में जाते हैं ना, नुमाइश में झूले लगे रहते हैं। तो बी को क्या मिले, बी को पैसे मिले, ए को क्या मिली, ए को मिली सर्विस, उसको झूला झूलने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब होता है आपका। सेकंड यूनिट में हम यही बात करेंगे, कंसिडरेशन की हम बात करेंगे। कंसिडरेशन होता क्या है, क्या उसकी डेफिनेशन होती है, उसमें एसेंशियल्स क्या क्या होते हैं, किस चीज़ को हम कंसिडरेशन मानेंगे, किस चीज़ को हम कंसिडरेशन नहीं मानेंगे। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम बात करेंगे इसमें कि क्या जब कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में है तो क्या सी बीच में आ सकता है। ठीक है, ए ने कहा बी से कि मुझे आपकी कार चाहिए 2 लाख रुपए में, बी ने कहा ओके ठीक है। अब ए जो है पैसे देने से मना कर रहा है। ठीक है, क्या सी आके बीच में आ सकता है कि तुमने बी को पैसे क्यों नहीं दिए, मैं तुम पे केस कर दूंगा। तो जब सी इस कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी ही नहीं है तो क्या सी केस कर सकता है बी के बिहाफ पे कि मैं तुम्हारे पैसे मैं दिलवाऊंगा। ठीक है, तो इसकी हम बात करेंगे पीवीडी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। अब एक्सेप्शन अंडर सेक्शन 25 हम देखेंगे कि जो सेक्शन 25 में जो बात कर रहे हैं कंसिडरेशन की हम बात कर रहे हैं, तो क्या कंसिडरेशन के बिना भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, तो इसकी हम बात करेंगे। कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, कि कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट में आने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, अब सपोज बी क्या है, बी एक पागल व्यक्ति है, उसके पास कार है, वो अलग बात है, जैसे भी विरासत मिली हो, पर बी पागल व्यक्ति है। ए ने देखा कि भैया बी तो पागल व्यक्ति है, इसका फायदा उठा सकता हूँ। ए ने बी से कहा मैं तुमको पिज्ज़ा खिलाऊंगा। ठीक है, पिज्ज़ा दिखाया, उसकी खुशबू सूंघाई उसे, उसके मन में लालच पैदा किया पागल व्यक्ति के, उसे कहा मैं तुम्हें पिज्ज़ा खिलाऊंगा, पर तभी खिलाऊंगा जब तुम मुझे अपनी कार में देखो 1000 रुपये में दोगे। ठीक है, या फिर पिज्ज़ा के बदले तुम मुझे कार दोगे। अब उसे क्या पता भैया कार कितनी मूल्यवान है, तो बी ने क्या करा, बी ने जो है पिज्ज़ा के बदले कार दे दी। तो क्या बी कैपेबल है ऐसे ट्रांजेक्शन करने के लिए, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। या फिर कोई माइनर व्यक्ति है, कोई 7 साल का बच्चा है या फिर कोई 17 साल का बच्चा है जिसमें अभी इतनी सोच जो है डेवलप नहीं हुई है, विस्तृत नहीं हुई है, तो क्या वो कॉन्टैक्ट कर सकता है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, फिर तीसरी बात करती है यहाँ पे कंसेंट की बात करती है, जो आपकी सहमति की यहाँ पे बात करते हैं। बात होती है पहले फ्री कंसेंट की यहाँ पे बात होती है। अब फ्री कंसेंट है नहीं है, उसका क्या वहाँ पे उसका रोल रहता है, क्या उसका विशेषता रहती है, इसको हम देखेंगे। कंसेंट में जैसे कि ए व्यक्ति जाता है बी के पास, बी के पास क्या है, प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू क्या है, सपोज 50 लाख की उसकी वैल्यू है। ए जाता है, वो रखता है उसके सामने गन, बंदूक रखता है, और धमका कहता है कि तुम अपनी ज़मीन मेरे को 10 लाख में दे दो। ठीक है, वरना फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। अब ए ने प्रस्ताव रखा, जैसा भी रखा कि तुम अपनी ज़मीन मेरे को 10 लाख में दे दो, उस वरना फिर मैं आपको मार दूंगा। तो बी ने क्या करा, बी ने डर के मारे क्या कर दिया, उसमें स्वीकृति दे दी कि भैया ठीक है, जान रहेगी तो फिर आगे ज़मीन फिर ले लेंगे, वरना फिर क्या ही फ़ायदा, मर जाएंगे। तो अब ए को क्या मिल रहा है, ए को मिल रही है प्रॉपर्टी, और बी को क्या मिल रहा है, 10 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट फुलफिल हो रहे हैं, बट यहाँ पे जो सहमति है, बी ने जो हाँ में हाँ भरी है, वो दबाव में भरा है। ठीक है, तो क्या फ्री कंसेंट का यहाँ पे रोल रहता है। ठीक है, जो आपका कंसेंट कैसे इफेक्ट हो सकती है, कोर्जन हो गया, जैसे किसी को धमका के हमने सहमति ले ली, या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस में हमने ले ली, जैसे कि आपके चाचा ताऊ हो गए। ठीक है, आप उनकी रेस्पेक्ट करते हो, तो उन्होंने आपसे कहा कि भैया मुझे ज़मीन 10 लाख में दे दो। अब चूंकि वो क्या है, आपके गार्जियन है, ठीक है, उसके वो क्या है, तो क्या होगा, आप जो है वहाँ पे दबाव में हाँ भर दोगे, आप उनको मना तो कर नहीं सकते। ठीक है, बड़े हैं वो। तो जो कुछ लोग ऐसी स्थिति में होते हैं तो वहाँ पे आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो क्या उस स्थिति में फ्री कंसेंट मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी,
मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया कि दिखाया कुछ और बेचा कुछ, ठीक है, फ्रॉड कर दिया कुछ, या फिर मिस्टेक गलती से कुछ वहाँ पे ट्रांजैक्शन हो गया है, तो क्या उनका क्या क्या वहाँ पे प्रभाव रहेगा वो देखेंगे इसमें। अनलॉफुल कंसिडरेशन, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट की हम बात करेंगे कि जो कंसिडरेशन है, प्रतिफल है, अगर या फिर ऑब्जेक्ट है, अगर वो अनलॉफुल होगा तो क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे तो प्रॉपर्टी खरीदने बेचने की बात हो रही है या फिर कार खरीदने बेचने की बात हो रही थी, अब बात होती है ड्रग्स खरीदने की। तो क्या ड्रग्स एक लीगल सब्सटेंस है या फिर इलीगल सब्सटेंस है। तो अनलॉफुल सब्सटेंस इलीगल सब्सटेंस है, तो क्या इसको खरीदने बेचने का जो वहाँ पे करार होता है या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो क्या वो वैलिड होगा या फिर नहीं होगा, यहाँ पे हम देखेंगे। इफेक्ट ऑफ वाइड, वाइडेबल, वैलिड, इलीगल, अनलॉफुल, अनसर्टेन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। अब वाइड ये होता है शून्य, वाइडेबल होता है शून्य करनीय, और वैलिड हो गया वैध, ठीक है। तो कोई भी अगर एग्रीमेंट है या फिर कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो शून्य है, शून्य करनीय है, या फिर वैध है, या फिर वो क्या है, इलीगल है, असंवैधानिक, या फिर वो असंवैधानिक हो गया, या फिर ठीक है गैर कानूनी हो गया, या फिर अनलॉफुल है, या फिर अनसर्टेन है कि सर्टेनिटी नहीं है। ए कहता है बी से मुझे आपकी कार चाहिए, अब बी के पास 4 कार है, उसमें से कौन सी कार चाहिए तुम्हें, तो सर्टेनिटी नहीं है। तो ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एग्रीमेंट होता है, तो उनका क्या प्रभाव रहता है उसमें हम पढ़ेंगे। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, अगर कॉन्ट्रैक्ट का निष्पादन करना है तो कैसे कैसे कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट को निभाकर ही उसको जो है परफॉर्म, मतलब उसका निष्पादन कर सकते हैं, डिस्चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या उसमें तरीके रहेंगे, मोड्स रहेंगे, वो उसमें हम देखेंगे। परफॉर्मेंस की, कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकते हैं, उसको हम ठीक है निभा सकते हैं। क्या समय रहेगा, क्या उसका स्थान रहेगा परफॉर्म करने का, वो यहाँ पे देखा जाएगा, इस क्लास में देखेंगे हम। अब एग्रीमेंट और जो कॉन्ट्रैक्ट डीड होती है, जो इंस्ट्रूमेंट होता है कि कैसे वो एग्रीमेंट बनता है, ठीक है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो जो उसका इंस्ट्रूमेंट होता है, लीगल डॉक्यूमेंट ड्राफ्टिंग का होता है, वो हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट आता है इसमें इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस एंड फ्रस्ट्रेशन। अब क्या हो गया, कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो कि ऐसी चीज़ों को लेके होता है जो कि असंभव है, ठीक है। तो उसको लेके क्या होता है, सपोज ए ने बी से कहा कि तुम मुझे 10 लाख रुपए दो, मैं जो है आपके किसी भी एक व्यक्ति को जिंदा कर दूंगा जो कि मर चुका होगा, ठीक है, आपका कोई भी आपका साथी वगैरह होगा जो कि मर चुका होगा, मैं उसको जिंदा कर दूंगा। तो ये क्या, ये असंभव है, जो एक बार व्यक्ति मर जाता है वो जिंदा नहीं हो सकता। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं वाइड कहते हैं, और यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन लग जाता है। तो इस क्लास में हम उसको देखेंगे। सपोज, या फिर इसके अलावा जो नेक्स्ट आता है आपका ब्रीच आता है, एंटिसिपेटरी एंड प्रेजेंट की बात होती है कि ए और बी के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, वाइड नहीं हुआ है, वैध वहाँ पे करार हुआ है। अब उसमें से ए या फिर बी क्या होता है, अपने वादे से मुकर जाता है, अपनी बात से पीछे हट जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हो जाता है उल्लंघन हो जाता है। तो वहाँ पे क्या क्या रहेगा हम इस क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद 4th यूनिट में देखेंगे कि अगर ब्रीच हो जाता है तो उसमें क्या क्या उसमें रेमेडीज मिलती है। अगर कोई भी करार या फिर संविदा क्या होती है उसका उल्लंघन हो जाता है, तो जो दूसरा पक्षकार है तो उसके पास क्या क्या राहत होगी उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। तो क्या क्या डैमेजेस होते हैं, नुकसान हो गए, और कितने प्रकार के वहाँ पे डैमेजेस होते हैं वो देखेंगे इसमें। रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस देखेंगे इसमें हम, मतलब कि क्या सारी डैमेजेस उसमें कवर होते हैं या फिर कुछ ही उसमें डैमेजेस कवर होते हैं। सपोज ए ने जो है बी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, अब ए ने उस बात का उल्लंघन कर दिया, तो बी को उससे कुछ लॉस हुआ, और उस लॉस से उसका कुछ और भी लॉस हुआ, फिर उससे कुछ और, तो एक श्रृंखला बन गई। तो क्या जो आगे तक के लॉस हैं क्या सारे के सारे कवर होंगे, या फिर जो डायरेक्ट लॉस हो रहा है सिर्फ वही कवर होगा। तो यहाँ पे इसको हम पढ़ेंगे। इंजंक्शन होता है किसी को भी कोई भी काम करने से रोक देना, तो कब इंजंक्शन वहाँ पे हम जारी कर सकते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात हो गई। अब बी तो अब क्या हुआ, ए ने जो है अपने वादे से मुकर गया, वह कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर रहा है। बी चाहता है कि भाई चाहे तुम मुझे करोड़ों रुपए दे दो, मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं तो चाहता हूँ कि अब ए उसको परफॉर्म करे, बात पैसों की नहीं है, बात है अपने वादे की। तो बी चाहता है ए परफॉर्म करे, बट ए परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो वहाँ पे उसकी क्या स्थिति रहेगी वो देखते हैं।
अब क्वांटम मेरिट की हम बात करते हैं, ये भी एक डॉक्ट्राइन है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जितना करोगे उतना ही पाओगे, ठीक है, एज वर्क सो पीस। तो वो क्या कहता है हम इस कल क्लास में हम देखेंगे। फिर नेक्स्ट लास्ट आता है आपका क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, जो कि आपका सेक्शन 68 से लेकर 72 तक का डील करता है। ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं कि जब दो व्यक्ति भले ही आपस में कॉन्टैक्ट ना करें, बट उनके बीच में ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि कोर्ट मानता है या फिर लॉ मानता है कि उनके बीच में ऐसा कॉन्टैक्ट बन गया है, ठीक है। तो वो होता है आपके क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में आपका आ जाता है। इसको हम समझेंगे जब वाली क्लास हम करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ में हम ये सब पढ़ेंगे, तो काफ़ी ईजी है, ज़्यादा इतना हार्ड नहीं है, ठीक है। जब क्लास वाइज हम टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बुक्स रेफ़र कर देता हूँ उसमें, जो कि आपके सेमेस्टर के एग्ज़ाम के लिए भी या फिर तैयारी के लिए भी या फिर पर्सनल नॉलेज के लिए भी या फिर अगर आप फ्यूचर में कोई एग्ज़ाम भी देते हो तो उसकी तैयारी के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल आपके रहेंगे। तो हिंदी वाले बच्चे जो हैं वो कौन कौन सी बुक ले सकते हैं, वो या तो ले सकते हैं R.K. बांगिया, ठीक है, या फिर वो ले सकते हैं अवतार सिंह, ठीक है। और यही दो बुक किसके लिए इंग्लिश में भी अवेलेबल है, तो आप कोई सी भी इसमें आप बुक ले सकते हैं। बाकी जो पर्सनली मैं बताता हूँ आपको, आप अवतार सिंह ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी है, ठीक है। R.K. बांगिया भी आप ले सकते हैं, तो ये आपको सही पड़ जाएंगी आपको, ठीक है। तैयारी भी आपकी अच्छी करवा देंगी। आप फ्यूचर में आपको एग्ज़ाम देते हैं, जैसे जुडिशरी का हो गया, नेट का एग्ज़ाम हो गया, या फिर कोई भी आपके लॉ फील्ड का एग्ज़ाम देते हैं, तो आप पे तैयारी के लिए आपकी सही रहेंगी, ठीक है। मैं इसकी लिंक मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप डिस्क्रिप्शन में आके इसकी लिंक देख सकते हैं और परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।